और बात करेंगे झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की। दरअसल झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर फतेह हासिल करना बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसके लिए बीजेपी जोड़तोड़ से लगातार तैयारियों में भी लग चुकी है। हालांकि अगर इन 14 में से 3 सीटों की बात करें तो इन 3 सीटों पर अभी तक बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। इन 3 सीटों में एक सीट जो गिरिडीह है वो आजसू के खाते में जाएगी, यानी कि जो बीजेपी के घटक दल है, सहयोगी दल है, आजसू उनके खाते में जाएगी। और उसके बाद जो 2 सीटें हैं चतरा और धनबाद, अभी भी वहां सस्पेंस बरकरार है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नौशाद जुड़ चुके हैं। नौशाद, चूंकि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जिनमें एक सीट जो है वो आजसू के खाते में जाएगी, जो कि गिरिडीह सीट है जैसी खबरें आ रही है। हालांकि वहां पर फिलहाल जो सिटिंग एमएलए सांसद हैं वो आजसू पार्टी के ही हैं, लेकिन जो 2 सीटें हैं धनबाद और चतरा, क्या वजह आन पड़ी कि अब तक भाजपा ने इस पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया, जबकि भाजपा वो सीट धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद वो सीट है जहां से नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव का आगाज किया और वही सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारे अब तक। नौशाद घोषित किया और 3 सीट बाकी। ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी अपनी मिशन पे काम कर रही है। और निश्चित तौर पे आपने जिस तरह से कहा कि क्या गिरिडीह जिस तरह से पहले लोकसभा जब चुनाव हो तो वहाँ आजसू पार्टी से ने चुनाव लड़ा था और वहाँ पे चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू को उम्मीदवार थे, तो क्या इस बार वहाँ आजसू अपनी उम्मीदवारी फिर से दावेदारी पेश करी है? तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि एक बार फिर से आजसू वहाँ दावेदारी पेश की है, क्योंकि उससे पहले आपको बता दें कि आजसू ने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र मांगा था, क्योंकि गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी रामगढ़ से आते हैं और रामगढ़ में कई बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, विधानसभा भी उन्होंने जीता है और वहाँ मंत्री भी रहे। तो ऐसे में लग रहा था चंद्र प्रकाश चौधरी को अगर हजारीबाग आजसू को दे दिया जाता है तो ऐसे में कह सकते हैं कि उनका अपना गृह जिला हो सकता है और ऐसे में उनको काफ़ी फायदा मिल सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से 5 साल से सांसद है और ऐसे में कह सकते हैं कि जितना विकास होना चाहिए था गिरिडीह में फिलहाल उनके द्वारा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पार्टी स्तर पे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपने स्तर से ये साफ तौर पे कहा है कि आजसू को एक ही सीट मिलेगा और वो है गिरिडीह। तो निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि चंद्र प्रकाश चौधरी एक बार फिर से आजसू के उम्मीदवार हो सकते हैं और उनके उम्मीदवार गिरिडीह से एक बार फिर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बात हम कहेंगे धनबाद से, धनबाद और चतरा। धनबाद में क्योंकि रेखा आप जान रहे हैं कि 11 सीट पर बीजेपी ने घोषणा की और अगर करना होता तो धनबाद भी जो पूर्व उनके सांसद है अभी जो वर्तमान में पीएन सिंह, उनका भी नाम सामने आ जाता। लेकिन ऐसे में कह सकते हैं कि जब धनबाद को रखा गया, शेष रखा गया है, तो कहीं ना कहीं धनबाद में एक नए चेहरे आ सकते हैं। यानी साफ संकेत बीजेपी ने दे दिया कि अब धनबाद में एक नए चेहरे होंगे, भले वो चेहरा किनका होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी बात है कि क्या चतरा से अभी सुनील सिंह वहाँ से सांसद है। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से सुनील सिंह का लगातार जिस तरह से उनका फीडबैक रहा है जनता के बीच में या पार्टी स्तर पर, तो कहीं ना कहीं पार्टी अभी भी ये मान के चल रही है कि इस बार अगर चतरा से लोकसभा सीट से अगर सुनील सिंह का नाम कटता तो ऐसे में किनका वहाँ पे दावेदारी पेश किया जाएगा। सभी चीजों पर बीजेपी अपने स्तर से देख रही है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि गिरिडीह को छोड़ करके चतरा। चर्चा ये भी है कि सरयू राय जो है वो काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। बीजेपी ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी सरयू राय को धनबाद के लिए मनाने की कोशिश भी कर रही है और कई बार इस बीच अगर देखा जाए तो सरयू राय का धनबाद दौरा भी हुआ है। इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं। नौशाद, देखिए सरयू राय एक झारखंड के कद्दावर नेता है, काफ़ी सोच बड़े रखने वाले राजनेता कहे जाते हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि पहले वो बीजेपी के ही व्यक्ति हुआ करते थे, बीजेपी से वो चुनाव लड़ते थे और ऐसे में कह सकते हैं कि जब उनसे रघुवर दास से आनाकानी हुई उसके बाद से उन्होंने अपना दल बनाया और अभी फिलहाल वो जमशेदपुर के पूर्वी से निर्दलीय उम्मीदवार है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सरयू राय जिस तरह से पार्टी ने उनका नज़दीकियाँ साधने को कोशिश किया तो फिलहाल सरयू राय की तरफ से अभी भी किसी तरह का बयान नहीं आया। ऐसे में क्योंकि सरयू राय को खुश करने के लिए आपने देखा कि किस तरह से रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया और ऐसे में लग रहा था बीजेपी को कि रघुवर दास को अगर झारखंड की राजनीति से दूर किया जा सकता है तो फिर सरयू राय पार्टी के नज़दीक आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है कि जिस तरह से लगातार सरयू राय से पार्टी संपर्क कर रही है, लेकिन सरयू राय अभी फिलहाल इस पर कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं। हाँ, यह हो सकता है कि आने वाले समय में सरयू राय को शायद पार्टी मना ले और पार्टी धनबाद से एक बार उनका उम्मीदवार की
घोषणा करें। लेकिन फिलहाल इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर अभी कह देना थोड़ा जल्दबाजी होगी, थोड़ा इस पर अभी विचार करने दीजिए, क्योंकि पार्टी अभी चुनाव की घोषणा होने में थोड़ा वक्त है, तो पार्टी भी अभी संयम तरीके से अपने कदम को आगे बढ़ा रही है। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं अगर सरयू राय नहीं होंगे तो फिर वहाँ पे एक नए चेहरे रविंदर पांडे या फिर डुल्लू महतो जैसे या फिर कोई नए तीसरे व्यक्ति वहाँ पे चुनाव लड़ने को उम्मीद जताई जा रही है। और ऐसे में कह सकते हैं कि अगर सरयू राय चुनाव लड़ते हैं धनबाद से तो पार्टी के लिए 13 लोकसभा सीटों की बात करें तो ये जो 13 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, इनमें सबसे चौंकाने वाला उम्मीदवार जो है वो हजारीबाग से है। यानी कि हजारीबाग में वहां पे जो विधायक है वर्तमान के मनीष जायसवाल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और उससे पहले ही जिस तरीके से जयंत सिन्हा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला और फिर उन्होंने राजनीतिक संन्यास का जो उन्होंने अपनी बातें कही है, तो इसे ऐसे में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी पूरी रणनीति के साथ काम कर रही है। यानी कि पार्टी के अंदर टूट ना पड़े, बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनकी नाराजगी भी इस तरीके से सामने ना आए, तो उनकी ओर से जो है इस तरीके से सोशल मीडिया पर मैसेजेस आना। यानी कि सिर्फ हम जयंत सिन्हा की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम गौतम गंभीर की भी बात करेंगे, क्योंकि गौतम गंभीर ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करके अपनी बातों को रखा था। यानी कि बीजेपी पूरी रणनीति के साथ सभी को एक साथ लेके चल रही है ताकि पार्टी के अंदर बिगुल बगावत का ना फूटे, जो कि हमने पिछले 3 राज्यों के चुनाव में भी देखे। जब बड़े चेहरों में बदलाव किया गया, यानी कि मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव किया गया, तो किसी तरीके की टूट की खबर सामने नहीं आई। सभी ने केंद्र का जो निर्णय था उसे माना और आगे बढ़ा। और बिल्कुल यही नतीजा जो है, नजारा जो है वो हजारीबाग से भी नजर आ रहा है। नौशाद, देखिए रेखा, कह सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की और अभी फिलहाल कह सकते हैं कि 195 उम्मीदवारों को उन्होंने लिस्ट जारी की। और ऐसे में चौंकाने वाले 2 नाम सामने आए, जिसमें आपने कहा कि गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा का। जयंत सिन्हा 1998 से उनके माफ़ कीजिएगा उनकी राजनीति शुरू हुई थी अपने पिता के साथ। लगातार जिस तरह से उनके पिता बीजेपी के जब बगावत हो टीएमसी में दामन थामा था, और आपने देखा कि किस तरह से उन्हें टीएमसी ने और महागठबंधन ने राष्ट्रपति को उम्मीदवार बनाया था। भले वो चुनाव हार गए, तो ऐसे में कह सकते हैं कि उसी समय लग गया था यह अंदाजा कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं अपने पिता का कोभाजन जयंत सिन्हा बनेंगे। आपने देखा कि जब पिछले बार वो चुनाव जीते तो उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला था, और उसके बाद दूसरे बार उनके बाद तुरंत जब मंत्रालय में बदलाव किया गया था, फिर बदल किया गया था, तो उड़ियन मंत्रालय उन्हें दिया गया था। कई ऐसे कनेक्टिविटी जो चीज़ें थे जयंत सिन्हा ने अपने मंत्रालय से जोड़ करके किया। अभी उड़ान के क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने काम किया था। उसके बाद उन्हें लगने लगा कि जिस तरह से जनता जो मैसेजेस थे जनता के बीच का वो पार्टी स्तर पे जा रहे थे। जिस तरह से राजकुमारी पार्टी ने पहले शुरू कर दी थी, स्थानीय स्तर पर उतर के लोगों से राजकुमारी ली, पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़ करके राजकुमारी में सारे मुद्दे सामने आए कि जयंत सिन्हा एक ऐसा लीडर उभर के थे जो पब्लिकली वो लोगों से संपर्क ज़्यादा नहीं रखा करते थे। यही खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि इस चुनाव में उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जबकि पहले पार्टी ने तय कर लिया था। तब जब उन्हें लगा जसवंत सिन्हा को कि अब माफ़ कीजिएगा जयंत सिन्हा को लगा कि अब पार्टी हमें उम्मीदवार नहीं बना रही, ऐसे में वो आनंद फानंद 3 तारीख यानी शनिवार को 2 तारीख को दिल्ली जाते हैं। और 2 तारीख को दिल्ली जाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने हैंडल पर वो मैसेज करते हैं और आभार जताते हैं जेपी नड्डा का। और उसके बाद कहते हैं कि इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और जलवायु मिशन पे काम करें। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि जयंत सिन्हा का भी अपना कैडर है, अपना एक प्रभाव है उस क्षेत्र में, क्योंकि उनके पिता वहाँ से 10 वर्षों से सांसद रहे हैं, उसके बाद 10 साल ये रहे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि 20 साल का राजनीतिक अनुभव है जयंत सिन्हा के पास। और ऐसे में कह सकते हैं कि आज भी उनके कार्यकर्ता ये कोशिश में लगे हुए हैं कि जयंत सिन्हा एक बार फिर से पार्टी स्तर पर बात करें, उनकी उम्मीदवारी बरकरार हो। लेकिन जबकि ऐसे में कह सकते हैं कि पार्टी ने मनीष जायसवाल को टिकट घोषित कर दिया, तो अब फेरबदल होने की कोई संभावना नहीं है। मनीष जायसवाल का इसका श्रेय कब मिला, जब उन्होंने 23 मार्च को पिछले साल हम बात करें, जब विधानसभा में जब सेशन चल रहा था, सेशन के दौरान उन्होंने जब विधानसभा का अंदर बहस किया था, बहस के दौरान जब विधानसभा अध्यक्ष उसकी बात को नहीं माना, तो उन्होंने जाहिर किया अपना कुर्ता फाड़ करके। उसी समय मनीष जायसवाल ने सुर्खियों में आए थे और मीडिया ने उन्हें काफ़ी कवरेज दिया था। उन सुर्खियों के बदौलत मनीष जायसवाल का पूरा देश में नाम हो गया था। तब पार्टी को लगने लगा कि
मनीष जायसवाल एक ऐसे वाहिद चेहरा है जो शायद अब जयंत सिन्हा का मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। यही वजह है पार्टी ने जमशेदपुर माफ कीजिएगा हजारीबाग से जयंत सिन्हा को पीछे करके मनीष जायसवाल को आगे लाया है। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरह से मनीष जायसवाल ने समय समय पर चाहे विधानसभा के अंदर की बात कर ले या हजारीबाग क्षेत्र की बात कर ले या राज्य स्तर पर बात कर ले, अपने क्षेत्र की या तमाम झारखंड के क्षेत्रों की जनता की जो आवाज़ उठाने का काम करते हैं, जो उनकी आवाज़ बनने का काम करते हैं, आज उनका उसका सिला मिला है और पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जब जयंत सिन्हा इस चुनाव में अब देखने वाली बात होगी कि जब मनीष जायसवाल चुनावी समर में रहेंगे, चुनावी दौर में रहेंगे, तो ऐसे में क्या जयंत सिन्हा का साथ मिलता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जयंत सिन्हा को सोचना चाहिए कि मनीष जायसवाल जब विधायक हुआ करते थे तो पार्टी स्तर पर पार्टी आलाकमान के बात को मानते हुए उन्होंने जयंत सिन्हा को साथ दिया था। अब ऐसे में जब जयंत सिन्हा का नहीं है और मनीष जायसवाल उम्मीदवार है, तो ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि क्या जयंत सिन्हा एक बार मनीष जायसवाल के साथ खड़ा हो सकते कि नहीं हो सकते। ये एक बड़ा सवाल है रेखा, और ये सवाल का आंसर तभी दे पाएंगे जब चुनावी दौर शुरू होगा। और चुनावी जब दौर शुरू होगा और जब सभाएं नेताओं के होने लगेगी, जब नेता जनता के बीच में जाने लगेंगे, तब ये समझ में आएगा कि क्या जयंत सिन्हा वाकई पार्टी स्तर पर काम करे या फिर। इसके अलावा अगर हम गीता कोड़ा की बात करें तो बीजेपी ने गीता कोड़ा को भी अपना उम्मीदवार बनाया है और ऐसे में अब कांटे की टक्कर वहां भी देखने को मिलेगी, चूंकि कांग्रेस का यही दावा है कि वह जो सीट है जहां से गीता कोड़ा सांसद थी वो सीट कांग्रेस की है। जी, कह सकते हैं कि गीता कोड़ा फिलहाल जिस तरह से पार्टी को बदल करके, पार्टी को दरकिनार करके कांग्रेस उन्हें बहुत इज्जत दिया था और 5 साल उनके उनके सदस्यता रही है लोकसभा की। और ऐसे में कह सकते हैं कि अचानक क्या हो गया, क्योंकि गीता कोड़ा ने कई मंचों से कहा कि वो प्रदेश का अध्यक्ष का पद उन्हें डिमांड किया था, और जब उनके जगह पर राजेश ठाकुर को बैठाया गया था तभी से उनके मन में एक नाराजगी सी दिखने लगी थी। और लगातार आपने देखा कि जब कांग्रेस की तरफ से उनके नए जो प्रदेश जो प्रभारी थे गुलाम अहमद मीर जब आए थे, उस समय भी गीता कोड़ा उस बैठक में शामिल नहीं होते। तो हम ही ने सवाल किया था, लाइव इंडिया ने सवाल किया था कि क्या वजह है कि सभी विधायक सांसद यहाँ पे मौजूद है और कांग्रेस के झारखंड से मात्र एक ही सांसद है वो गीता कोड़ा, और गीता कोड़ा इस सभा में मौजूद है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि उस समय जो जवाब मिला था नेताओं के कि गीता कोड़ा किसी निजी कारण से वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जबकि यह अंदाजा लगा लिया गया था कि अब गीता कोड़ा शायद पार्टी स्तर से नाराज चल रही है, पार्टी के जो पदाधिकारी है उससे नाराज चल रही है। और ये जब चुनाव की लोकसभा की चुनाव जब नज़दीक आया, तो ऐसे में कह सकते हैं उन्होंने पाला बदल करके सीधे बीजेपी में शामिल हो गए। और बीजेपी में जब शामिल हो गई तो उन्हें लगने लगा कि अब एक शर्त रखा था कि बीजेपी में जब शामिल होगी तो उनको टिकट चाहे बासा से ही मिलना चाहिए। तब उन्होंने हामी पार्टी स्तर पर हामी भरा गया था। तब गीता कोड़ा अपने पति पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथ पार्टी कार्यालय गई थी और पार्टी कार्यालय में जाकर उन्होंने बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष है और प्रतिपक्ष के नेता जो अमर कुमार मौर्य उनके समक्ष ही उन्होंने पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। और ऐसे में कह सकते हैं 3 दिन बाद जब पार्टी ने अपनी सूची जारी की उसमें गीता कोड़ा का नाम शामिल है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि गीता कोड़ा का चाईबासा सीट इस समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वहाँ की जनता ये काफ़ी नाराज है गीता कोड़ा से, क्योंकि एक क्षेत्र रहा है और उस क्षेत्र कांग्रेस का रहा। और ऐसे में गीता कोड़ा को लग रहा था कि कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस से नाराज चली थी, कांग्रेस इस बार उनको टिकट नहीं दे सकती है। यही वजह है कि गीता कोड़ा ने अपना पाला बदलते हुए बीजेपी के दामन थामा और बीजेपी ने अपने उनको टिकट दिया। जबकि आने वाले समय में हो सकता है कि जनता उसे सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि जनता भली भांति समझ चुकी है, जनता अब जागरूक हो गई है, जनता अब शिक्षित हो गए हैं कि अब उन्हें पता है कि दल बदलने वाले नेताओं को क्या सबक देना चाहिए। रेखा जो है वो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। अगर 3 सीटों को छोड़ दे तो बाकी सीटों पर पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा